Good morning to all. Today we will learn how electrical energy is generated from nuclear power plants. Nuclear power plant is basically a thermal power station. In this plant also, like we have seen in thermal power stations, heat is generated. But in that case, in thermal power station, heat is generated by the burning of a coal, which acts as a fuel there. But in nuclear power plants, some radioactive element like uranium is acting as a fuel. So, from this fuel, heat is generated. By this heat, the water is heated, so the steam will generate. Now, this steam will drive steam turbine, which is connected to generator. Now, this generator will produce electricity by converting mechanical energy to electrical energy. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हम बेसिकली बेस लोड स्टेशंस की तरह यूज़ करते हैं, नॉट एज अ पीक लोड स्टेशंस. इसमें जो फ्यूल का कॉस्ट है दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि जो कोल हम थर्मल पावर प्लांट में हम कोल यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कोल चाहिए, बट इसमें हमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड. सो द जो कॉस्ट ऑफ द फ्यूल है दैट इज़ ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट. जो कि कैपिटल कॉस्ट लगा है प्लांट का, उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट है जो फ्यूल का कॉस्ट है. इस प्लांट का कैपिटल कॉस्ट हाई है बट इट्स रनिंग कॉस्ट इज वेरी लेस. Moreover, they cannot be easily or quickly dispatched, so they can't be used as a peak load stations. Their operation, maintenance, and fuel cost is low. There is one issue with nuclear power plants, that is its waste storage. The cost of proper long-term radioactive waste storage is still uncertain. So these are some main components of this plant. That is, first one is nuclear reactor, जिसमें nuclear reaction, that is fission reaction will take place. Then the heat exchanger में क्या होगा, जो हीट है वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर से किसी लिक्विड गैस या किसी लिक्विड फॉर्म में जो वो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा. लिक्विड या गैसियस फॉर्म है जो, that will extract that heat from nuclear reactor, then it will go to the heat exchanger. heat exchanger में क्या है, हम वाटर को हीट अप करेंगे जिसमें जो वाटर है that will convert into steam. Then steam turbine, steam from heat exchanger will rotate this steam turbine and then alternator to produce electricity. So these are four main components of nuclear power plant. So this is a model for nuclear power station. सबसे पहले है इसमें दैट इज रिएक्टर वेसल, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर. इसमें जो फ्यूल है उसका फिजन रिएक्शन करवाया जाएगा. फ्यूल रॉड्स हैं जो कि यूरेनियम की बनी हुई है, फ्यूल रॉड्स. कंट्रोल रॉड्स बेसिकली दे आर ऑफ कैडमियम. इसमें क्या है, फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करवाना बहुत मुश्किल है, इट इज़ अ चेन रिएक्शन. तो अगर हमने कंट्रोल करवाना तो ये कंट्रोल रॉड्स हम डिप कर देंगे तो वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. ये कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, वो आगे फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेंगी. सो ये कंट्रोल रॉड्स हैं, फ्यूल रॉड्स हैं यूरेनियम की. दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर. उसके बाद आप देख रहे हैं हीट एक्सचेंजर और स्टीम जनरेटर यू कैन से. तो इस हीट एक्सचेंजर में अब जो हीट जनरेट हुई है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड वाया सम लिक्विड और गैस. सो वो हीट एक्सचेंजर में जाएगी थ्रू पाइप्स. तो एक कूलेंट पंप है जो कि अगेन ये बेसिकली इसमें रोटेट करती रहेगी, सर्कुलेट करती रहेगी. पहले वो यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर से जो भी गैसियस जहाँ लिक्विड फॉर्म है इट विल गो टू द हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजर में आप देख रहे हैं वाटर इनपुट दिया गया है. अब ये जो हीट है यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी वाटर को, जिसकी वजह से वाटर विल हीट अप एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू द स्टीम. आफ्टर डूइंग यूजफुल वर्क, जो भी यहाँ पे लिक्विड है इट विल अगेन गो टू द रिएक्टर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट अगेन. सो स्टीम है, स्टीम गई टरबाइन के पास, टरबाइन को उसने रोटेट किया. सो द
mechanical energy is generated here. This mechanical energy will be given as an input to the alternator. So this alternator will convert mechanical energy into electrical energy. अब जो used steam है, it will again go to the condenser, and then the water from this steam will go to the heat exchanger. It will also circulate. और जो हमने fresh water add करना है, that is from some water source, that is cool water we are adding to the heat exchanger. Hot water will go to the cooling tower, and through chimney the waste will go outside. So this is the conceptual model for nuclear power station. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, यूरेनियम 235 को न्यूक्लियर फिजन करवाया गया, उसका रिएक्शन करवाया गया. सो इट विल बी द चेन रिएक्शन. इसको कंट्रोल करवाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी वेरी फास्ट एंड देयर आर द हाई चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन. न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियई है ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल दैट इज यूरेनियम 235 वी आर यूजिंग हियर, इट इज़ बम्बार्डेड बाय द स्लो फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स. हम उसको बम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन से. तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है यूरेनियम का, इट विल ब्रोक डाउन. सो द ह्यूज हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, इन दिस ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियई. सो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो एमिटेड. तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट हो गए. सो दे विल अगेन बम्बार्ड द न्यूक्लियई ऑफ द यूरेनियम 235 अगेन. So these emitted neutrons are called fission neutrons. They cause further fission reaction. Further fission create more fission neutrons which again accelerate the speed of fission. This is a cumulative process. So this is known as chain reaction. अगर ये process को control ना किया जाए तो there may be a danger of explosion also. So this chain reaction can be controlled by using that control rods made up of cadmium. So the fuel rods are made up of nuclear fuel, that is uranium. Graphite rod will work as a moderator which will slow down the speed of the neutrons before their collision with the uranium nucleus. अब जो कंट्रोल रॉड्स हम यूज कर रहे हैं दैट आर कैडमियम रॉड्स, दे आर द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर हमने रिएक्शन को फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करना है देन द कैडमियम रॉड्स विल बी डिप्ड इनटू दैट रिएक्टर. So the control rods are inserted in the fission chamber. These cadmium control rods can be pushed down and pull up as per the load requirement. Like when these rods are pushed down enough, most of the fission neutrons are absorbed by these rods. Therefore, the chain reaction stops. Again, when these control rods are pulled up, there will be the availability of fission neutrons. So the rate of chain reaction will increases. सो जो जनरेशन है इलेक्ट्रिकल पावर का वो कंट्रोल कर सकते हैं एज पर द लोड डिमांड. इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये जो पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ कंट्रोल रॉड्स है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक फीडबैक. ये कोई मैनुअली नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली फीडबैक है इसका. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड दे आर पुल डाउन एंड पुल आउट बाय द ऑटोमेटिक प्रोसेस. जो हमने हीट एक्सचेंजर में देखा, जो हीट रिलीज हुई है न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो हम हीट एक्सचेंजर में लेके जा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कूलेंट. तो कूलेंट है वो हम एज अ सोडियम मेटल को भी वी कैन यूज एज ए कूलेंट. तो जो सोडियम मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करेगा हीट को न्यूक्लियर रिएक्टर से एंड it will take that heat to the heat exchanger where the water is heated up and it get converted to the steam. Heat exchanger. In a heat exchanger, the heat carried by sodium metal is dissipated in water and water is converted to high pressure steam here. So after releasing heat in water, the sodium metal coolant comes back to the reactor by means of a coolant circulating pump as we have seen in the diagram. ये हीट एक्सचेंजर में अपनी हीट एक्सचेंज कर देगा ये सोडियम मेटल जो भी हमने कूलेंट यूज किया. उसके बाद ये सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू इट विल अगेन गो टू द न्यूक्लियर रिएक्टर.
steam turbine. The steam turbine drives the turbine. After doing its job, the exhaust steam comes into a steam condenser where it is condensed, and again it is circulated to the heat exchanger. Alternator क्या है? It is synchronous generator. It is coupled with turbine and converts mechanical power to the electrical power. So जो output यहाँ से मिलेगा, it is delivered to the bus bar through transformer and switchgear system, that is circuit breaker, isolators, and all protective devices are there. So again you can see here nuclear power plant, control rods and cadmium की core है. कोर में वी हैव फ्यूल, यूरेनियम फ्यूल. तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा. तो यहाँ से जो भी मेटल है, जो भी एक्सचेंजर है, दैट इज हेयर वी आर यूजिंग, लाइक वी कैन यूज सोडियम मेटल, वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर. It will take that steam, that heat to the heat exchanger. Heat exchanger में हम देख रहे हैं वाटर पंप के थ्रू वाटर इज एज एन इनपुट. तो that water will get converted to steam. वो steam ड्राइव करेगी टरबाइन को. that turbine is coupled to the electrical generator. तो जो भी एग्जॉस्ट स्टीम है टरबाइन से, it will go to the condenser. Again it get converted to water and it gets circulated in the heat exchanger. उसके बाद जो भी warm water है, it will go to the cooling towers and the non-radioactive water vapors will get exhausted to the environment. Then the cool condenser water, or you can say cool water as an input, is given to the heat exchanger through condenser. Intake is from lake or river, or you can say from any water source. So these are nuclear power plants in India. Pokhran in Rajasthan, Rajasthan atomic plant, Narora in UP, Kakrapar atomic power plant in Gujarat, and Tarapur in Maharashtra, Kaiga atomic power plant in Karnataka, Kalpakkam nuclear power plant in Tamil Nadu. So these are nuclear power stations in India. There are many more nuclear reactors which are under construction in India. So nuclear power is the fifth largest source of electricity in India after coal, gas, hydroelectricity and wind power. So there are 7 nuclear power plants and 22 nuclear reactors with the total installed capacity of 6,780 megawatt. अगर हम फ्यूल की बात करें, जो डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स हैं इंडिया के पास, दे आर स्मॉल. सो अवर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन यूरेनियम इंपोर्ट्स फॉर इट्स न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री. Since 1990s, Russia has been a major supplier of nuclear fuel to India. These are some major nuclear disasters. First one is in Three Mile Island in Pennsylvania, Chernobyl in Russia. This is the world's worst nuclear disaster till date. This nuclear accident at Chernobyl happened due to sudden surge in power during a reactor system test. Then third one is Fukushima in Japan. The Fukushima incidents was occurred during the earthquake and tsunami that struck eastern Japan on March 11, 2011, which further caused a serious accident at the Fukushima nuclear power plant on the northeastern coast of Japan. So out of these, Chernobyl was the worst incidents that ever occurred on nuclear power plants.
So these are some points for site selection of nuclear power station. First of all, sufficient amount of water should be available there. Then second is the disposal of waste. The byproduct from the nuclear power station is radioactive and it may cause severe health hazard. Because of this, special care should be taken during the disposal of waste of nuclear power plant. The waste from these plants should be buried deep inside the earth and these must be disposed of in sea, which is quite away from the seashores. So during the selection of the location for these plants, these factors must be taken into consideration. And then distance from populated area. These plants are preferably located away from the populated areas as there is always a probability of radioactivity. Then is the transportation facility. So during the commissioning period, heavy equipment is to be erected, which is to be transported from the manufacturer sites. Then so good railways and roadways availability should be there. So these are some factors considered during the site selection for nuclear power stations. These are advantages of nuclear power stations. इसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए. जैसे कि हमने देखा इन थर्मल पावर स्टेशन लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड. सो इसका जो एफिशिएंसी है इसके फ्यूल का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो फ्यूल यूज़ हो रहा है दैट इज़ न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट that is high as compared to the coal. So fuel consumption in this power station is quite low. So the cost of generating a single unit of energy is quite less as compared to other conventional power generation methods because the amount of nuclear fuel required is also less. A nuclear power station occupies much smaller space as compared to other power plants of same capacity. These power plants can be established very near to the load centers. As we have seen in case of hydroelectric power plants, they can't be established near load centers. They are far away from the load centers. So the transmission cost is very high in that case. But these plants can be established near the load centers. These are some limitations. Fuel is not easily available and it is very costly. Then the capital cost of these plants is high, means the constructing cost is high. Erection and commissioning of this plant is very much complicated than other plants. The byproducts are radioactive in nature, so they may cause high radioactive pollution. The maintenance cost is higher and the skilled labor is required for these plants. Sudden fluctuation of load cannot be met up efficiently by these nuclear plants, so they can be used only as a base load stations. Also, the byproduct of the nuclear reactions are highly radioactive, so there is a big problem for disposal of these byproducts. They can be disposed of deep inside the ground or in the sea away from the seashores.